नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। टीडीपी में केल्विन का नियम आपको पढ़ाया गया और आज लिमिटेशन ऑफ केल्विन लॉ पढ़ाया जाएगा। लिमिटेशन ऑफ केल्विन लॉ। देखिए, जो केल्विन का नियम है ना, उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, क्योंकि केल्विन के नियम के अनुसार जो है कंडक्टर का साइज एक्चुअल साइज से क्या होता है, कम होता है। तो इस वजह से तमाम सारी प्रॉब्लम से क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को केल्विन ने ध्यान नहीं दिया। हालांकि अपना इकोनॉमिकल कंडक्टर साइज तो दे दिया, लेकिन उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। तो उसकी एक लिमिटेशन है, उसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीज़ों की लिमिटेशन है, लेकिन फिर भी कुछ 2-3 पॉइंट हम इसके बारे में क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए, एक तो है, जैसे मान लीजिए केल्विन के अनुसार टीएक्स लाइन के कंडक्टर का साइज एक्चुअल साइज से लेस होता है। समझ में आया? एक्चुअल साइज से क्या होता है, लेस होता है, जिससे अब देखिए, अगर उसका साइज कम होगा, पतला कंडक्टर होगा, तो ऐसी कंडीशन में जो है क्या होगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी क्या होगा, लो होगा। मैकेनिकल स्ट्रेंथ लो हो जाएगा और सेफ करंट डेंसिटी नहीं रह जाएगा, कोरोना लॉस हो जाएगा। ठीक है, जिससे कोरोना लॉस ज़्यादा होता है, कोरोना लॉस अधिक होता है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ लेस होता है, मैकेनिकल लेस होता है और सेफ करंट डेंसिटी नहीं मिल पाती है, क्योंकि पतला कंडक्टर हो गया ना। क्या हो गया, पतला कंडक्टर हो गया। तो जैसे मान लीजिए करंट डेंसिटी बराबर आई अपान क्या होगा, ए होगा। तो पहले मतलब अब केल्विन के नियम के अनुसार जब कंडक्टर का एरिया पतला कम हो जाएगा तो करंट डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। जब करंट डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो पावर लॉस वगैरह बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो एक सेफ करंट डेंसिटी नहीं मिल पाते हैं, एक सेफ करंट डेंसिटी नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, तो ये तो मान लीजिए एक पहला हो गया। ऐसे कई सारे पॉइंट हैं जिसके बारे में जानना जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए, एनर्जी लॉस का कैलकुलेशन करते समय एनर्जी लॉस, देखिए हमारा सेकंड टर्म कास्ट C2 बराबर क्या था, C3 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/A। कंडक्टर के एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी लॉस जो होता है। एनर्जी लॉस किस में आता है, रनिंग कास्ट में आता है। ठीक है, एनर्जी लॉस को बिना एक्चुअल लोड कर्व
बिना एक्चुअल लोड कर्व के एस्टिमेट कर पाना कठिन है। एक्चुअल लोड कर्व होता है, एक्चुअल लोड कर्व मिल नहीं पाता है एस्टिमेशन के दौरान, जो है एक्चुअल लोड कर्व मिल नहीं पाता है। ठीक है, इसलिए ये भी एक प्रकार की क्या है, प्रॉब्लम है साइज कम करने से। और उसके बाद क्या है आपका, जैसे अंडरग्राउंड केबल है, ठीक है, तो कंडक्टर का साइज़ तो हमने मान लीजिए कम कर लिए, लेकिन कंडक्टर के साइज़ को कम करते वक्त ये चीज़ नहीं ध्यान में रखा गया कि जो अंडरग्राउंड केबल होता है उसमें शीथ लॉस होता है, डाइलेक्ट्रिक लॉस होता है, ठीक है, हिस्टैरिसीस लॉस होता है, और ये सारी चीज़ें जो है बढ़ जाती हैं। मतलब ये प्रॉब्लम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और मान लीजिए कंडक्टर का साइज़ हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे एक टाइप से पावर लॉस हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। पावर लॉस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा रेजिस्टेंस की वजह से, तो उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो साइज़ तो कम किया गया, लेकिन कंडक्टर के टेम्परेचर पे भी ध्यान नहीं दिया गया। मान लीजिए ओवरहेड लाइन में तो ठीक है, क्योंकि हमारा कंडक्टर वायुमंडल में है तो एयर के माध्यम से वो ठंडा हो जाएगा, लेकिन अंडरग्राउंड केबल में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो अंडरग्राउंड केबल में अंडरग्राउंड केबल में टेम्परेचर परिवर्तन का कोई ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, ये तो 3 पॉइंट हो गया। एक चौथा पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है अंडरग्राउंड केबल में शीथ लॉस, डाइलेक्ट्रिक लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस एंड ये सब हाई वोल्टेज पर प्रोड्यूस होते हैं, उत्पन्न होते हैं अब देखिए होता क्या है, एनर्जी लॉस का मतलब क्या है, जैसे कंडक्टर में रेजिस्टेंस के कारण जो एनर्जी लॉस हो रहा है, केल्विन के अनुसार तो उसी का ज्ञान मतलब हासिल किया गया। लेकिन क्या है, अंडरग्राउंड केबल में भाई शीथ लॉस होगा और डाइलेक्ट्रिक लॉस होगा, हिस्टैरिसीस लॉस होगा। समझ में आया, जो हाई वोल्टेज के कारण क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो इनका भी ऐड करना ज़रूरी है उसमें, लेकिन इन सब बातों पर भी ध्यान नहीं दिया गया। तो इसलिए हमारा जो एक्चुअल एनर्जी लॉस है उसे कैलकुलेट कर पाना हमारे लिए क्या है, इम्पॉसिबल है, जिसकी वजह से केल्विन के लॉ की क्या है, ये लिमिटेशन है। ठीक है, का सही ज्ञान नहीं हो सकता, उत्पन्न होता है। जो है ये मतलब जो यहाँ पर जो लिख दीजिए,
हिस्टैरिसीस लॉस कोष्ठक में जो हाई वोल्टेज पर उत्पन्न होते हैं जिसका लॉस का सही ज्ञान नहीं हो पाता का सही ज्ञान जो है नहीं हो पाता। इनकी लगभग में परिकल्पना की जा सकती है। इनकी लगभग में कैलकुलेशन किया जा सकता है। मतलब क्या है कि जैसे शीथ लॉस है, केबल में शीथ लॉस होता है, ठीक है। उसके बारे में मैं थोड़ा आपको ये नीचे वाला दिखाई दे रहा होगा। केबल में शीथ लॉस होता है, डाइलेक्ट्रिक लॉस होता है, हिस्टैरिसीस लॉस होता है। देखिए इस लॉस को जो है आसानी के साथ एकदम एक्चुअल वैल्यू के साथ कैलकुलेट कर पाना हमारे लिए क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है। हमें एक्चुअल वैल्यू नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, जो हमारा सेकंड कास्ट है C2, यहाँ पर क्या था C3, वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। समझ में आया। तो ये तो एनर्जी लॉस पे डिपेंड कर रहा है ना, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एनर्जी लॉस पे डिपेंड कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, अब एनर्जी लॉस में तो ये भी लॉस आएगा, तो इसका कैलकुलेशन हमारे लिए क्या है, पॉसिबल है, लेकिन एक्चुअल कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसकी भी क्या है, एक लिमिटेशन है। समझ में आया। तो लगभग में कैलकुलेशन किया जा सकता है। और अगला पॉइंट है इसमें, इसको मिटा दे रहे हैं, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगला पॉइंट है कि इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन ऑन द कैपिटल कॉस्ट आउटले कैन नॉट बी एक्यूरेटली डिटरमाइंड। मतलब क्या है, जो हमारा इंटरेस्ट है और डिप्रिसिएशन चार्ज है वो कैपिटल आउटलेट पर जो है एक्यूरेटली डिटरमाइंड हम नहीं कर पाते हैं, एक्यूरेटली डिटरमाइंड नहीं कर पाते हैं। तो ये 4 पॉइंट आपके लिए क्या है, काफ़ी है, और इतना ही जानना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो लिमिटेशन ऑफ केल्विन लॉ क्या हो जाता है, यहीं पे समाप्त हो जाता है। इसको भी लिख लेते हैं, इंटरेस्ट तथा डिप्रिसिएशन चार्ज इंटरेस्ट तथा डिप्रिसिएशन चार्ज कैपिटल आउटले पर एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो ये 5वां पॉइंट था, और इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा। लिमिटेशन पूछ सकता है, हालांकि केल्विन लॉ आता है लिखने के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब TX लाइन में वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ेंगे। TX लाइन में वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप वाला वोल्टेज रेगुलेशन नहीं दिया है, एक सिंपल वे में वोल्टेज रेगुलेशन दिया है। जैसे हमारा ट्रांसमिशन लाइन है, ये हमारा क्या है, ट्रांसमिशन लाइन है। तो ये हमारा क्या है, इधर का वोल्टेज सेंडिंग एंड है, इधर का वोल्टेज क्या है, हमारा रिसीविंग एंड है, VR, ठीक है। क्या है, VR है। अब इसमें मान लीजिए हमारा रेजिस्टेंस भी होगा, और उसके बाद हमारा क्या होगा, इंडक्टेंस भी होगा,
ऐसे होगा कि नहीं, ए एल होगा, ये हमारा क्या होगा, आर होगा। तो यहाँ पे वोल्टेज वी एस दिया है, यहाँ पर वोल्टेज क्या है, वी आर दिया है। तो ये रिसीविंग एंड है, रिसीविंग एंड, और ये क्या है, सेंडिंग एंड है, सेंडिंग एंड। अभी इसमें ज़्यादा कुछ आपको बताया नहीं गया है, एक सिंपल फार्मूला जानना है, एक सिंपल मतलब डिफिनीसन आपको यहाँ पे समझना है कि वोल्टेज रेगुलेशन का डिफिनीसन क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है। ठीक है, ये हमारा रिसीविंग एंड है, ठीक है, रिसीविंग एंड। रिसीविंग एंड वोल्टेज क्या है, वी आर है, और सेंडिंग एंड वोल्टेज क्या है, वी एस है। तो सबसे पहले इसका डिफिनीसन हम लोग लिख लेते हैं। कोई भी ट्रांसमिशन लाइन है, अभी मान लेते हैं कि हमारा जो रिसीविंग एंड है वो लोडेड कंडीशन में नहीं है, ठीक है। तो इसके डिफिनीसन में हम पढ़ेंगे टीएक्स लाइन के रिसीविंग एंड पर नो लोड वोल्टेज तथा फुल लोड वोल्टेज के अंतर को, फुल लोड वोल्टेज के अंतर को वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं, ठीक है। इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, देखिए अगर वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है आपको तो V वोल्टेज रेगुलेशन बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, फुल लोड वोल्टेज क्या है, मान लीजिए फुल लोड वोल्टेज आपका वी आर है, फुल लोड वोल्टेज मैं यहाँ पे नीचे लिख सकता हूँ, वी आर है, ठीक है। और नो लोड वोल्टेज क्या है आपका, नो लोड वोल्टेज बराबर आपका क्या है, वी एस है। भाई रिसीविंग एंड की बात की जा रही है, तो रिसीविंग एंड पे अगर लोड नहीं होगा तो कोई करंट नहीं होगा, तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा तो सेंडिंग एंड का वोल्टेज जो है रिसीविंग एंड के क्या होता है, बराबर होता है। समझ में आया, सेंडिंग एंड का वोल्टेज जो है रिसीविंग एंड के बराबर होता है नो लोड पे। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं और लिख दे रहा हूँ कि नो लोड पर सेंडिंग एंड वोल्टेज रिसीविंग एंड वोल्टेज के बराबर होता है, ठीक है। नो लोड की कंडीशन में ये चीज़ है। यहाँ पर देखिए फेरांटी इफेक्ट को इग्नोर किया जा रहा है। फेरांटी इफेक्ट दूसरा होता है। फेरांटी इफेक्ट के केस में लाइटली लोड या नो लोड की कंडीशन में जो है क्या होता है कि रिसीविंग एंड का वोल्टेज क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। समझ में आया। तो मैं यहाँ पर इन सब को इग्नोर करते हुए मैं यहाँ पर जो है वोल्टेज को आपको बता रहा हूँ कि नो लोड पर सेंडिंग एंड वोल्टेज रिसीविंग एंड के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फेरांटी इफेक्ट को इग्नोर किया जा रहा है, ठीक है। कैपेसिटेंस को इग्नोर करके यहाँ पर लिखेंगे
लाइन के कैपेसिटेंस को इग्नोर किया गया है। इसमें लाइन के कैपेसिटेंस को इग्नोर किया गया है। उस समय की बात हो रही है जब लाइन का कैपेसिटेंस क्या हो, 0 हो, मतलब C बराबर क्या हो, 0। C बराबर 0 की कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वोल्टेज रेगुलेशन अगर देखेंगे तो वोल्टेज रेगुलेशन बराबर हो जाएगा आपका Vs माइनस VR। भाई जो ज़्यादा होगा उसी में से क्या करेंगे, घटाएंगे, अब बटे क्या कर देंगे, VR कर देंगे, इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। समझ में आया, इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज रेगुलेशन हो जाएगा। अब देखिए वोल्टेज रेगुलेशन का जो वैल्यू होता है, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन का जो वैल्यू होता है, यहाँ पर सेंडिंग इन वोल्टेज भी रखा जाता है, रिसीविंग इन वोल्टेज भी रखा जाता है। लेकिन अगर ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो नीचे रिसीविंग इन वोल्टेज को ही हम क्या करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। नीचे रिसीविंग इन वोल्टेज को क्या किया जाता है, लिखा जाता है। तो ये फार्मूला एकदम आपका क्या है, एक्यूरेट है। और Vs माइनस VR को वोल्टेज ड्रॉप भी कहते हैं। Vs माइनस VR बराबर क्या है, वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप इन TX लाइन, इन TX लाइन। मतलब क्या है, अब ये वोल्टेज ड्रॉप किसके कारण होगा, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस के कारण, इंडक्टेंस के कारण, ठीक है। ये वोल्टेज ड्रॉप हमारा किसकी वजह से होगा, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस के कारण। तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं आप, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। तो ये हमारा वोल्टेज रेगुलेशन है, वोल्टेज रेगुलेशन। तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या है, मान लीजिए अब वोल्टेज रेगुलेशन को आप इस तरीके से भी दर्शा सकते हैं, बराबर आपका क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप इन TX लाइन लिख सकते हैं, वोल्टेज ड्रॉप इन TX लाइन, वोल्टेज ड्रॉप इन TX लाइन बटे रिसीविंग एंड वोल्टेज, रिसीविंग एंड वोल्टेज गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। भाई पहले यहाँ पर नो लोड वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे तो नो लोड की कंडीशन में रिसीविंग एंड का वोल्टेज किसके बराबर होगा, Vs के बराबर होगा। फुल लोड की कंडीशन में रिसीविंग एंड का वोल्टेज क्या है, VR है। समझ में आया, तो ये चीज़ है। तो नो लोड की कंडीशन में आपस में क्या होता है, वो बराबर होता है। तो इसलिए Vs माइनस VR बटे क्या होगा, तो Vs माइनस VR क्या दर्शाएगा, वोल्टेज ड्रॉप को क्या करेगा, दर्शाएगा। देखिए अब यहाँ पर कुछ पॉइंट लेना है। वोल्टेज रेगुलेशन का मान, वोल्टेज रेगुलेशन का मान 0, पॉजिटिव तथा निगेटिव तीनों हो सकता है, हो सकता है। वोल्टेज रेगुलेशन का 0 होना सबसे अच्छा माना जाता है, माना जाता है, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन का 0 होना सबसे अच्छा क्या किया जाता है, माना जाता है। 0 मतलब 0 वैल्यू, 0 मान, यहाँ पर मान लिख लीजिए, 0 मान सबसे अच्छा माना जाता है। इसका मतलब है, इसका मतलब जो है, इतना मतलब इसका मतलब है कि वोल्टेज ड्रॉप 0 है,
वोल्टेज ड्रॉप 0 है तथा आउटपुट या रिसीविंग वोल्टेज तथा रिसीविंग एंड वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट होगा, हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। देखिए, जब लाइन में कोई ड्रॉप नहीं रहेगा तो जितना सेंडिंग एंड का वोल्टेज होगा उतना रिसीविंग एंड का वोल्टेज होगा, सिंपल सी बात है। तो जितना सेंडिंग एंड पे देंगे उतना ही रिसीविंग एंड पे हमें क्या होगा, मिलेगा। तो वो तब होता है जब वोल्टेज रेगुलेशन हमारा 0 है। वोल्टेज रेगुलेशन 0 का मतलब है कि रिसीविंग एंड पर वोल्टेज जो है हमारा क्या है, कांस्टेंट है, और लाइन में वोल्टेज ड्रॉप क्या है, 0 है। समझ में आया? तो वोल्टेज रेगुलेशन का सबसे अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन 0 ही माना जाता है। सबसे अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन क्या माना जाता है, 0 माना जाता है। तो वोल्टेज रेगुलेशन जैसे अगर पॉजिटिव हो रहा है ना तब भी गड़बड़ है, और नेगेटिव हो रहा है तब भी गड़बड़ है। ठीक है, पॉजिटिव में मैक्सिमम भी होता है, मिनिमम भी होता है, नेगेटिव में मैक्सिमम मिनिमम होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। ये हमारा वोल्टेज रेगुलेशन हो गया। वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में इतना आप समझ लिए, काफ़ी है। देखिए, ट्रांसमिशन इफ़िशियंसी की अगर मैं बात करूं, ट्रांसमिशन इफ़िशियंसी, ट्रांसमिशन दक्षता, पहले लॉसेस देख लेते हैं। जैसे लॉसेस इन टीएक्स लाइन, तो ये तो क्या होता है, पहला लॉसेज ओमिक लॉसेस आई स्क्वायर आर। ठीक है, दूसरा लॉसेस ट्रांसमिशन लाइन में क्या है, डाइलेक्ट्रिक लॉस, इलेक्ट्रिक लॉस, और तीसरा लाइन ट्रांसमिशन लाइन में क्या है, कोरोना लॉस। ये 3 लॉसेस होते हैं जिसके बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक लॉस किसकी वजह से होता है, नो लोड की कंडीशन में होता है। दो लाइनों के बीच में, दो लाइन कंडक्टर के बीच में एयर इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जिससे कैपेसिटर का निर्माण होता है। तो उसकी वजह से उसमें एक चार्जिंग करंट फ्लो करती है, और उस करंट की वजह से लॉसेस होते हैं जिसे डाइलेक्ट्रिक लॉसेस के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अब ये डाइलेक्ट्रिक लॉसेस कई बातों पर क्या करता है, डिपेंड करता है। वोल्टेज पे भी डिपेंड करेगा, समझ में आया, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, वोल्टेज पे डिपेंड करेगा, और उसके बाद जो है मटेरियल की परमिटिविटी पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो कोरोना लॉस भी आपको पता है अच्छे तरीके से, ओमिक लॉसेज, एक करंट है लाइन में और रेजिस्टेंस क्या है, लाइन का रेजिस्टेंस है। तो इतने लॉसेस क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर ट्रांसमिशन दक्षता की बात करें, एक सिंपल वे में आपके मतलब सिलेबस में दक्षता के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो जो दक्षता होती है वो आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर होती है, या फिर आप कह सकते हैं कि रिसीविंग एंड पावर। दक्षता बराबर क्या होगा, दक्षता बराबर आपका रिसीविंग एंड पावर, रिसीविंग एंड पावर बटे सेंडिंग एंड पावर। ठीक है, रिसीविंग एंड पावर बटे क्या होता है, सेंडिंग एंड पावर होता है। अब देखिए, रिसीविंग एंड पावर क्या होता है, रिसीविंग एंड पावर बराबर आपका होता है वी आर रिसीविंग एंड वोल्टेज, आई आर रिसीविंग एंड करंट, और कास फाई आर रिसीविंग एंड पावर फैक्टर, और सेंडिंग एंड पावर
बराबर सेंडिंग इन पावर क्या है वी एस, सेंडिंग इन वोल्टेज वी एस होगा और सेंडिंग इन करंट क्या होगा आई एस होगा और यहाँ पर क्या होगा कास फाई एस होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्या करना है, ध्यान देना है। ये हमारा पावर फैक्टर है ना, तब यहाँ पे आप रख सकते हैं कि दक्षता बराबर आपका दक्षता को आप ईटा से भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे। तो दक्षता बराबर आपका कितना हो जाएगा वी आर आई आर और क्या होगा कास फाई आर बटे क्या होगा वी एस आई एस और कास फाई एस। अब गुणे यहाँ पे क्या मार सकते हैं 100 मार सकते हैं, परसेंटेज में व्यक्त किया जाता है ना इसे। देखिए इफ़िशेंसी की कई सारे फार्मूले आते हैं। ठीक है, तो जैसे अब इसमें आपके सिलेबस में ये नहीं दिया गया है कि ट्रांसमिशन लाइन कितने टाइप की होती है। जैसे एक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है, एक मीडियम ट्रांसमिशन लाइन होती है और एक लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होती है। अब सबका वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला एक आता है, सेम आता है, वो तो नहीं बताया गया क्योंकि आपके सिलेबस में उतना ज़्यादा पूछा नहीं गया है, तो एक लिमिट के अनुसार पढ़ाना ज़्यादा उचित रहेगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई दक्षता हो गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे हमारा ये लाइन है, थोड़ा जान लीजिए, जैसे हमारी क्या है लाइन है, ये हमारा वी एस सेंडिंग इन वोल्टेज है। ठीक है, ये हमारा क्या है सेंडिंग इन वोल्टेज, इसमें जो करंट होगी हमारी, ये तो हमारा रेजिस्टेंस है और क्या कहते हैं हमारा क्या है इंडक्टेंस है और ये हमारा क्या है रिसीविंग इन वोल्टेज क्या है वी आर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मान लीजिए लोड हमारा लगा होगा, लोड क्या होगा लगा होगा एल ओ ए डी। ठीक है, तो इसमें कौन सी करंट फ्लो करेगी, रिसीविंग इन करंट आर फ्लो करेगी। रिसीविंग इन वोल्टेज क्या है इतना है, सेंडिंग इन करंट होगा आपका क्या आई एस होगा। यहाँ पे जो पावर फैक्टर होगा क्या होगा कास फाई एस होगा, कास फाई यहाँ पे क्या होगा आर होगा, कुछ इस तरीके का। ठीक है, ये हमारा क्या है रेजिस्टेंस है और क्या है इंडक्टेंस है। सेंडिंग एंड पे जितना पावर मिल रहा है वी एस आई एस इंटू क्या होगा दोनों के बीच के पावर फैक्टर एंगल के कास गुणनफल होता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर रिसीविंग एंड करंट और क्या है रिसीविंग एंड वोल्टेज है, इन दोनों वोल्टेज मतलब वोल्टेज और करंट के बीच जो हमारा पावर फैक्टर एंगल होता है उसका जो कास लिया जाता है उसके गुणनफल के क्या होता है पूरा बराबर होता है। ठीक है, तो ये रिसीविंग एंड पावर हो गया और ये क्या हो गया सेंडिंग एंड पावर हो गया। तो इस तरीके से एक सिंपल वे में आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। और उसके बाद जो है अगर आपके एग्ज़ाम में इफ़िशेंसी के बारे में पूछा जाए तो आप इफ़िशेंसी के बारे में केवल इतना ही लिखेंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको इफ़िशेंसी में लिखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे टी एक्स लाइन की जो इफ़िशेंसी होती है वो लगभग 89% होती है। टी एक्स लाइन की दक्षता लगभग कितनी होती है, लगभग 89% तक होती है। ठीक है, इतना टी एक्स लाइन की जो दक्षता होती है लगभग इतना मान सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद। ट्रांसमिशन सिस्टम आपका क्या हो गया है यहीं पे समाप्त हो गया है। ट्रांसमिशन सिस्टम में एक एक सिलेबस के अनुसार एक एक टॉपिक आपको क्या कर दिया गया है पढ़ा दिया गया है। अब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चालू करेंगे जो कि एक ही दिन में हम उसे क्या करेंगे ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।